Hello friends, and welcome to the series of video lectures on organizational behavior. This is Dr. Arpita Chaudhary, Associate Professor Psychology. आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे पहले बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी, but owing to the importance of organizational culture in increasing efficiency and productivity of the employees, करंटली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। देखिए, जिस तरह से हर घर में, हमारे घर के अंदर हमारे कुछ कस्टम्स होते हैं, जैसे कोई घर में पूजा होती है, कोई घर में सब साथ बैठ के खाना खाते हैं, हर घर के अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है। उसी तरह से ये जैसे अपने घर का कल्चर होता है, इसी तरह से जो वर्क प्लेस होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका भी एक कल्चर होता है। एंड दैट कल्चर रेफर्स टू शेयर्ड वैल्यूज़, बिलीफ्स एंड कस्टम्स। जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ जिन वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, जिन बिलीफ सिस्टम को मानते हैं, जिन कस्टम्स को मानते हैं, दैट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और ये जो शेयर्ड कल्चर जो या शेयर्ड बिलीफ सिस्टम होता है या कस्टम्स होते हैं, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन देयर थिंकिंग। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जब एक जगह पे काम करते हैं, साथ में रहते हैं, तो उनके सोच में, उनके कार्य करने के तरीके में, उनकी फीलिंग्स में, एंड हाउ दे रिएक्ट टू सिचुएशंस एंड व्हाट दे प्रायोरिटाइज, इन सब में कल्चर या जो ये शेयर्ड वैल्यूज़ हैं ये रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं होती हैं। सो अगर हम बात करें कि जैसे मैंने बोला कि घर में हम जैसे हर घर का कोई सिस्टम है कि हम शाम का डिनर या लंच साथ में बैठ के खाएंगे, तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी बहुत सारे जो वैल्यूज़ या जो कस्टम्स हो सकते हैं, उनकी अपनी कोई फिक्स्ड लैंग्वेज हो सकती है, उनकी अपनी ड्रेस हो सकती है, उनका काम करने का तरीका हो सकता है, उनके जैसे मैंने कहा, ये जो सारे जो चीज़ें हैं, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन देयर थिंकिंग। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सोचने के, कार्य करने के और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने के तरीक़ों में ये सब रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वो होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है, विच इज़ द हाईलाइट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। या जो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द परसेप्शन ऑफ वेरियस पार्टीज अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो उसको कैसे देखते हैं, मतलब जो उसकी हाईलाइट है, किस रूप में उसको देखा जाता है। हम आज अगर हम बात करते हैं तो जैसे गूगल है, या हम बात अगर करें माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ये बड़े नाम हैं। ये नामों से ही कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो इनका कल्चर, इनका पैटर्न ऑफ वर्किंग कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। सो जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसके नाम के साथ ही उसमें कुछ विशिष्टताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशंस, या जो लोगों का परसेप्शन डिटरमिन करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये तो था कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता क्या है। नाउ विल टॉक अबाउट सर्टन डोमिनेंट वैल्यूज, जो जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द वैल्यू, इट इज़ द कस्टम, ठीक है। तो कौन सी कोर वैल्यूज़ या प्राइमरी वैल्यूज़ होती हैं या डोमिनेंट वैल्यूज़ होती हैं जिनको कि ऑर्गेनाइजेशंस इम्पोर्टेंस देते हैं, या जो उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को डिटरमिन करती हैं। सो टॉकिंग ऑफ द डोमिनेंट वैल्यूज, सबसे पहले हम बात करेंगे इनोवेशन के बारे में। इनोवेशन इज़ फ्रीडम टू इनिशिएट न्यू आइडियाज़, कि अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी एक इंडिपेंडेंस देती है, ऑटोनॉमी देती है कि वो नए नए आइडियाज़ को
निकाल सकें, उनको फॉलो कर सकें। और बेसिकली अगर हम कहें तो दिस गिव्स इम्पोर्टेंस टू क्रिएटिविटी, कुछ अलग हटके। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो एप्पल है, गूगल है, सोनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी BMW है। दीज आर द नेम्स टू रेकन विद, जो कि इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को एम्फेसाइज करते हैं। उनका कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा इनोवेशन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अटेंशन टू डिटेल्स, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देना, प्रिसिशन जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक अहम कल्चर का हिस्सा हो सकता है। इसके साथ सेंसिटिविटी टू नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड एम्प्लॉय, हम ये कह सकते हैं कि पीपल ओरिएंटेड जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की और अपने कस्टमर्स की आवश्यकताओं को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, ऑर्गेनाइजेशन इज सेंसिटिव टू देयर नीड्स, जो उनकी प्राथमिकताओं को, उनको हाईएस्ट ऑर्डर पे रखता है। जैसे अगर अपन अभी बात कर रहे थे, जैसे मैंने बोला गूगल है या एप्पल है, ठीक है, तो ये कंपनीज हैं। तो जैसे दीज कंपनीज, they have their gyms, they have their recreational rooms, they are pet friendly। और क्योंकि अब ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं इसलिए करते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि इनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ इज़ देयर प्रायोरिटी, और इसीलिए उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये उनके लिए जिम्स बनाते हैं, जिससे कि जब व्यक्ति काम करके थोड़ा थक जाता है तो अपना वर्कआउट कर सकता है। या रिक्रिएशनल रूम्स हैं जहाँ पे थोड़ी देर जाके म्यूज़िक सुन सकता है। दे हैव रूम्स वेयर दे कैन इंडिपेंडेंटली गो एंड डू ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं। या और जैसे मैंने कहा पेट फ्रेंडली हैं, तो वो चाहें तो अपने जो पेट्स को भी ला सकते हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो पेट्स हैं दे हेल्प देम मैनेज देयर स्ट्रेस। उनके साथ रहकर या उनके प्रेजेंस से उनको अपने जो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स हैं उनसे कहीं ना कहीं वो रिलीज़ हो जाते हैं, उनके स्ट्रेस। So this is how they cater to the needs of their employees. They prioritize the health of their employees. So this is a sensitivity to the needs of customers and employees. इसके साथ साथ yes, another very important and dominant value is risk taking. बहुत सारी जो organizations हैं वो अपने employees को मोटिवेट करते हैं कि वो रिस्क ले। उनको ये जब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सस्टेन किया जाता है या किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, तब इसको अपन ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। लेकिन रिस्क टेकिंग इज़ ऑल्सो अ डोमिनेंट वैल्यू, जो कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको एम्फेसाइज करते हैं। इसके साथ साथ यस, अग्रेसिवनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। बहुत सी कंपनीज अपने जो उनके जो फिलॉसफी होती है उसमें कहीं ना कहीं द एम्प्लॉयज़ आर motivated to be very competitive, very aggressive in their attitude, and तो उससे ये इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने कल्चर के अंदर जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके उनमें सोशलाइजेशन के थ्रू डालते हैं। So this is also a dominant value. इसके साथ साथ outcome orientation, certain organization focus on the results. वो process पे ध्यान नहीं देते हैं कि आपने कैसे किया, क्या किया। उनका जो main concern होता है that is on the outcome, on the result, rather than the techniques and processes used to achieve these. So ये भी एक उनको सिर्फ अपने result से मतलब होता है। How you come to, so they are more result oriented rather than the process oriented. इसके साथ साथ जो मैंने अभी पहले भी बात करी थी पीपल ओरिएंटेशन, जहाँ पे कि
लोगों को एम्फसाइज़ किया जाता है, लोगों की आवश्यकताओं को एम्फसाइज़ किया जाता है, और ये जो रिज़ल्ट्स हैं इनका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हाईलाइट किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. इसके साथ टीम ओरिएंटेशन. आजकल हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल्स हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कहीं ना कहीं टीम वर्क को अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं. ग्रुप वर्किंग, लोगों को साथ मिलकर एक दूसरे के साथ में टीम वर्क में कार्य करना. कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम वो करते हैं तो दे मेक स्मॉल टीम्स, 5-5, 7-7 जनों की टीम्स, और वो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके वो काम करती हैं. सो रादर देन द इंडिविजुअल, देयर एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द टीम्स. तो ये भी एक डोमिनेंट वैल्यू है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का एक अहम हिस्सा है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं. इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्राइमरी वैल्यू या डोमिनेंट वैल्यू इज़ ओपननेस टू कम्युनिकेशन. मेनली हम ये देखते हैं कि जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं वहाँ पर आजकल आप ये देखेंगे कि दे आर मोर ओपन. वहाँ पर एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ वर्किंग नहीं होता, इनफॉर्मल होता है, और इसीलिए वहाँ पर आप ये देखते हैं कि उस वर्किंग कल्चर के अंदर लोग एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, एक दूसरे को देयर फर्स्ट नेम्स उससे बुलाते हैं, रादर देन द टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जहाँ पे कि एक बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सर या एक बहुत हायरार्की वाली पोजीशंस वर्क करती है. बट मल्टीनेशनल्स के अंदर एक आपस में टीम वर्क होता है, और जो सीनियर होता भी है वो ही वर्क्स एज अ टीम कोऑर्डिनेटर, और आपस में मिलजुल कर साथ में काम करते हैं. और इसीलिए मैंने ये जो बात मैं कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दे आर ओपन टू कम्युनिकेशन. वो अपने मन की भावनाओं को अपनी आराम से व्यक्त कर सकते हैं, रादर देन द गवर्नमेंट कल्चर या जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है, टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर वाला कम्युनिकेशन बहुत कम होता है. बट जो मल्टीनेशनल्स हैं, इसीलिए मैंने बोला कि हाउ ओपन टू कम्युनिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन इज़, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. वो ये बताती है कि कितना अप्रोचेबल है व्यक्ति, आप उससे जाकर अपने मन की बात कह सकते हैं. तो उससे एक बहुत अच्छा सा एक माहौल जो काम करने का होता है वो बन जाता है, एंड दे डू नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी वर्किंग देयर. सो दीज आर डोमिनेंट वैल्यूज़. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है और क्या क्या डोमिनेंट वैल्यूज़ होती हैं, और किस तरह से ये परसिस्ट करता है, कंटिन्यू करता है, कैसे चेंज करता है, और कितने टाइप ऑफ कल्चर्स ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स हो सकते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ एंड व्हाट dominant values of culture are there. So thank you, and please continue to watch my videos on OB and psychology. Thank you so much.